अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या नवाज शरीफ आइंदा का इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, और क्या हालात तेज़ी से -1 से -2 की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके साथ बात करेंगे कि नवाज शरीफ की वापसी से क्या कानूनी चैलेंजेस अब खत्म हो चुके हैं। और उसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी एक समझौते के तहत है। और इसके साथ हम बात करेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हो सकता है, तो चेयरमैन पीटीआई के बगैर इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। क्या ये पहले ही तय हो चुका है कि अदलिया के फैसलों से कबल ही ये तय हो कर लिया गया है कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर ही इलेक्शन होगा। और उसके साथ बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून तो पंजाब में काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात का माहौल बनता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और उसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जाहरियत जारी है, अक़वाम आलम और उसके साथ OIC खामोश क्यों हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासी जमातों और निगरान हुकूमत की जानिब से जो आलमी बिरादरी को जिस लेवल पर मैसेज जाना चाहिए, क्या अब तक हम वो मैसेज कन्वे कर पाए हैं। और इसके साथ नाज़रीन, प्रोग्राम की आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि गुज़श्ता 18 माह में गुज़श्ता 18 साल में 23 सरकारी कंपनियों की निजकारी क्यों नाकाम हुई, और इन कंपनियों की निजकारी नाकाम होने के नतीजे में कितने हज़ार अरब रुपए कौमी खजाने का नुकसान पहुंचा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ने जो खिलाफे ज़ाब्ता पुराने 2 बहरी जहाज़ खरीदे थे, उनसे मुतल्लिक अल्टीमेटली अब क्या फैसला किया गया है। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, हमें साथ देंगे सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब। सर, आपका सर बहुत शुक्रिया। उसके साथ खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ होंगे स्काइप पर। उसके साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, ये भी हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा बैरिस्टर आमिर हसन साहब, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने अब कहा है कि हालिया अपने इंटरव्यू के दौरान कि नवाज शरीफ साहब एक समझौते के तहत पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो बहुत करीब रही है हुकूमत में भी, और हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी मुस्लिम लीग नून के साथ। तो अब क्या पीपल्स पार्टी को इस बात का यकीन है कि नून लीग के कायद एक समझौते के तहत आ रहे हैं, उनको जो फेवरेबल माहौल है वो भी मिल रहा है, और आपके दीगर रहनुमा कहते हैं कि नून लीग की जानिब से एक मैसेज आता है तो ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को फिर कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जो असल में बात है, एक तो होती है पॉलिसी स्टेटमेंट, पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्टांस होता है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मियां नवाज शरीफ के वापसी के ऊपर हमने कोई बाकायदा कोई हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। हम इसे वेलकम करते हैं। मियां साहब यहाँ से गए थे जब वो बीमार थे, हमने उनकी बीमारी के ऊपर भी ये समझा कि अगर उनका इलाज बैरून मुल्क मुमकिन है तो हो, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो उनकी इयादत के लिए जेल तक भी गए थे। लेकिन एक तज्जिया होता है पॉलिटिकल वर्कर का, जैसे आपका साफियाना तज्जिया होता है, तो तज्जिया यही है कि मियां साहब तभी वापस आते हैं जब कोई समझौता हो, और मियां साहब मुल्क से जाते भी तभी हैं जब कोई समझौता हो। और मियां साहब का एक ट्रैक रहा है, मियां साहब मुश्किल सियासत या मुश्किल हालात के अंदर सियासत मुल्क के अंदर रह के करना उनका वतीरा नहीं रहा है। वो हमेशा से, वो जनरल मुशर्रफ का दौर हो या उसके बाद का हो। तो अब भी मियां साहब तकरीबन 4 साल से ज़्यादा का अरसा बाहर मुकीम रहे हैं, और हमें PMLN के दोस्तों साथियों से ही पता लगता रहता था या मियां साहब की फैमिली से कि मियां साहब बहुत बीमार हैं और मियां साहब नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें इलाज की बहुत शदीद ज़रूरत है और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश के अंदर हैं, तो उनका आना तो नामुमकिन है। उन्हें मुसलसल इलाज की ज़रूरत है। और पहले हैं कि जिनके पास हर वक्त एक डॉक्टर यहाँ से पाकिस्तान से, वो डॉक्टर अदनान साहब हैं जो 24 घंटे मियां साहब के साथ मौजूद रहते हैं। तो उसी के ऊपर पॉलिटिकल वर्कर तज्जिया देते हैं। राजा साहब ने भी अगर कोई बात की है तो यही है कि मियां साहब रिस्क लेके वापस। तो आमिर साहब, अगर इसी तज्जिया के हवाले से बात करें तो ये तज्जिया सिर्फ नवाज शरीफ साहब की वापसी की हद तक की समझौता महदूद है, या उनके वापस आने के बाद इलेक्शन और इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी तक भी इस समझौते की कोई रिफ्लेक्शन मिलेगी? देखिए, अगर तो जो कि मैं नहीं समझता, लेकिन अगर कोई इस तरह का समझौता है कि मियां साहब की सारी सजाएं जो कि उन्हें कन्विक्शन है 10 साल की, वो भी माफ़ कर दी जाए, और मियां साहब के बाकी मामला भी ख़त्म कर दिए जाए, और मियां साहब को एकदम से वज़ीर आज़म के लिए बिठा दिया जाए, तो ऐसा कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे नज़र तो नहीं आता। हाँ, एक चीज़ नज़र आती है कि अपनी 16 महीने की हुकूमत को PMLN बिल्कुल भी डिफेंड करने को तैयार नहीं है।
मियां साहब ने कभी भी अपने भाई की हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया, ठीक मरियम साहिबा ने कभी सपोर्ट नहीं किया, PMLN के लोग सपोर्ट नहीं करते। ठीक अब वो एक नया बयानिया देना चाहते हैं कि मियां साहब आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जरा बुनियादी सवाल वहीं पे खड़ा है, सिर्फ एक बात जी कि मियां साहब के पास वो जो गुर है मुल्क को ठीक करने का, तो क्या सियासत इतनी जालिम है कि अपने सगे भाई के साथ भी वो गुर और अपने समधी के साथ भी वो गुर शेयर नहीं किया जा सकता? चलिए वो जान लेते हैं, पटारी ये से जान सांप लेते हैं सिर्फ खलील मियां साहब ताहिर ही सिंधु निकाल साहब सकते से। खलील साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वजह थी कि नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई की हुकूमत को जो उस वक्त फैसले हुए उनको क्यों डिफेंड नहीं किया? और उसके साथ ये भी जरूर हमें बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो प्रैक्टिशनर प्रोसीजर का बिल का जो ऊपर जो एक्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के बाद अब ये बात हो रही है कि हालात तेजी से -1 से -2 की जानिब बढ़ रहे हैं और ये खदशात है कि शायद नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन में कंटेस्ट ना कर सकें। बहुत शुक्रिया। मेरे भाई थे बैरिस्टर साहब जो फरमा रहे थे, उस वक्त की हुकूमत में सिर्फ 2 बंदों को बुला ले, डॉक्टर यास्मीन राशिद को और डॉक्टर फैसल को। कि क्या उन्होंने जब खुद चेकअप किया 2-3 दिन जाके, तो क्या उन्होंने ये कहा नहीं कहा कि उनको इलाज की जरूरत है और आज पाकिस्तान में नहीं हो सकता? लिहाजा हमें किसी की भी बीमारी पे, कोई भी हो, चाहे जरदारी साहब हो, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मियां नवाज शरीफ साहब हो, कोई और भी हो, ऐसी बातों पे आपको पता है यहाँ पे कसूर नवाज को भी मर के यकीन दिलाना पड़ा। हमारे बड़े वकील हैं एतजाज हसन साहब, बाद में उन्होंने माजरत भी की। लिहाजा इन छोटी छोटी पैटी जो बातें हैं, ये मेरे ख्याल में जाती तौर पर, क्योंकि मैं जो मेरे भाई आपके साथ बैठे, मेरा इनसे बहुत मोहब्बत का प्यार का रिश्ता है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। और ना को समझौते वाली बात है, मैं भी कह सकता हूँ कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का समझौता हुआ था, मुशर्रफ के साथ अबू धाबी में मीटिंग हुई थी, इमरान खान के समझौते हुए थे, उनको मीर जाफर मीर सादिक कहता रहा, रात को चीफ ऑफ आर्मी साहब के साथ वो ऐवान सदर में बैठा हुआ था। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन जब भी होगा जनवरी में, जो भी बात है, पीपल्स पार्टी एक हमारी सियासत में राइवल जमात जरूर हो सकती है, लेकिन वी आर नॉट एनिमीज, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। ज़ाहिर है इनका अपना बयानिया होगा, इन्होंने अपना बयानिया देना है, हमने अपना बयानिया देना है, और ये इलेक्शन में होता ही ऐसे है। अगर ये हमारी तारीफ करेंगे तो फिर अपना इनका बयानिया कहा जाएगा, या अगर हम इनकी तारीफ करेंगे इलेक्शन में तो हमारा बयानिया कहाँ जाएगा? इसलिए ऐसे नहीं होता। नंबर 2, इलेक्शन जो है वो बिल्कुल कोई -2 नहीं है अभी तक, और ना ऐसा हो सकता ही है। जो मियां साहब की, मैं भी एक छोटा सा वकील हूँ, 96 से प्रैक्टिस में हूँ। मेरे भाई को पता है बैरिस्टर को कि जो 87-88 की कार्रवाई जो ज़ाब्ता फौजदारी में होती है इश्तिहारी करार देने की, वो हमेशा ट्रायल कोर्ट करती है। और यही यहाँ पे अजीब हुआ, जिस तरह जुल्फिकार भुट्टो शहीद को डायरेक्ट उन्होंने सेशन कोर्ट का ट्रायल नहीं दिया था, इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी हाई कोर्ट 87-88 की कार्रवाई कर रही है। जब कोई ट्रायल कोर्ट का होता है कि अगर वहां पे कोई पेश नहीं होता या वहां पे कोई बात होती है या एब्सेंशिया होता है, तो वहां पे 87-88 की कार्रवाई होती है। जो प्रोटेक्टिव बेल वो लेंगे, अदालतों में पेश होंगे हर तरीके से। वो तो पहले भी आए थे जब मोहतरमा कुलसूम नवाज बीमार थी, इसके बावजूद वो पाकिस्तान अपनी बेटी को लेकर पहुंचे थे और बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो लिहाजा इन इश्यूज में ना पड़े, इलेक्शन बिल्कुल फेयर एंड फ्री होगा। वो 2018 में नहीं होगा कि 12-1 बजे तक तो फेयर हुआ, उसके बाद फ्री हो गया। अब ऐसा नहीं होगा, ना हो सकता है। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस भी पार्टी को, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, कोई और पार्टी, जो इलेक्शन लड़ने के अहल है, ये नहीं कि जिन्होंने 9 तारीख को अपना फौजी तंसीबात, बिल्कुल ठीक। खलील साहब, मैं डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब से जान लेता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे खलील साहब को भी आपने सुना, वो कहते हैं कि 2018 के जैसे इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के बगैर अगर इलेक्शन हुआ था तो अब चेयरमैन PTI के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है। तो आप सब समझते हैं कि जो 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं वो उसमें PTI भी भरपूर तरीके से शिरकत कर सकेगी और चेयरमैन PTI के बगैर ही इलेक्शन होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इन प्रिंसिपल तो आप, मैं, हम सारे फ़ानी हैं। हमारे बगैर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, हर एक के बगैर इलेक्शन हो जाएंगे। वो इलेक्टोरल प्रोसेस कभी नहीं रुकेगा, लेकिन लोग बीच में से या तो जो कहते हैं ना, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिहाज से वो हो जाएगा। अब बात आ जाती है, जब हम कहते हैं कि उनके बगैर का मतलब क्या है? सॉरी, अगर उसका मतलब ये कि जैसे हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में ये सुनते आ रहे थे कि मरियम नवाज़ जो है ना, वो बार बार कहती रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, जब तक इमरान खान के ऊपर 200 मुकदमे नहीं होंगे वो भुगतेंगे नहीं, जब तक वो जेल नहीं जाएंगे, जब तक मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा इलेक्शन नहीं होगा, वो चीज़ें। तो जब आप देखते हैं तो वो सारी चीज़ें तो हो रही हैं। फिर अच्छा, उसके बाद फिर जैसे अब इन्होंने कहा है कि वो फैसल सुल्तान मरियम नवाज के मुतालबे पर हुआ। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ना,
मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, उसके बाद जैसे अभी खलील साहब कह रहे थे कि उससे पहले जो है ना, उन्होंने किसी ने वो क्या यास्मीन राशिद साहबा से या फैसल सुल्तान से पूछ ले हुए हैं। हाँ, आई एम श्योर उन्हें होंगे, लेकिन मतलब आई डोंट नो वेयर ही स्टैंड्स इन द पार्टी, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब तो ही इज़ वन ऑफ द की पीपल ना, ठीक है। तो अगर वो बंदा कह रहा है कि हम लोग, जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था हम लोग तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करके गए थे, ये उनके अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करके वापस आ रहे हैं। ये इन्हीं की पार्टी की लीडरशिप कह रही है, हम तो नहीं कह रहे। ठीक, तो उसी चीज को, और जब हम की एक चीज को देखते हैं तो जो इवेंट्स हो रहे हैं वो भी उसी लिहाज से हो रहे हैं। जब हम ये देखते हैं कि ये जिस लिहाज से कानून बने, वो भी चाहे वो पूरे कौम के लिए हो, लेकिन उसकी टाइमिंग ऐसे कि ऐसे लगता है जैसे एक खास शख्स के लिए बनाई गई हो, फिर उसके लिहाज से। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तो ऐसा लगता है ये एक ही उस शख्स के लिए बनाई गई है, उसी को फैसिलिटेट करके ला रहे हैं। लेकिन देखिए, एक सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने ये सब कुछ करना था तो मुझे एक बात बताएं कि 1985 से व्हेन देयर वाज नो पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कोई वो इलेक्शंस नहीं हुए थे, नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे ये लोग आए थे। उसके बाद 1985 से लेके ये आज तक रहे हैं, और पंजाब में कम से कम इनके 6 या 7 दौर रहे हैं इन पावर जी, जिनमें से एक में ये खुद भी रह चुके हैं एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। मुझे बताएं कि इस दौरान में ऐसे कौन से कमालात हुए कि आज हमारे वहां पे बहुत जबरदस्त चीजें, और ये आके करेंगे। अगर ये कहते फाइनेंस के लिहाज से, मैं एक बात बता देता हूं, ये फाइनेंस के लिहाज से करते हैं, इनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा? वही एक इसहाक डार होगा। इसहाक डार के बारे में IMF ने क्या कहा था 1997 में? IMF के इसहाक डार के बारे में ये बिजनेस रिकॉर्डर ने क्या कहा था 2013? लेकिन सर यही इसहाक डार थे जिन्होंने पाकिस्तान की जो नून लीग क्लेम करती है, उन्होंने उसकी ग्रोथ को 5.8 तक लेके गए। यही इसहाक डार थे जो पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करने जा रहे थे, उनका एक क्लेम है। मैं बैरिस्टर साहब का पॉइंट ले लूं। एक मिनट है जय, मैं आपको बता देता हूं सिंपल। इन्होंने जो 5.8 किया था, PTI ने 2 दफा 5.8 और 6 को टच किया है, इनसे ज्यादा किया है। नंबर 2, इनके बारे में तो बिजनेस रिकॉर्डर ने 2015 और 2013 और 18 के दरमियान में कहा है कि जो IMF के साथ डील कर रहे थे, इन्होंने फिगर्स फज करके अपने वो गैप को फिल करके वो किया था, वरना तो ये लोग उससे भी गए गुजरे थे। ठीक है, मैं ब्रिस्टर साहब से क्वेश्चन करने दीजिएगा। ब्रिस्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये हम एक तवील तारीख है कि हम देखते हैं कि हर जमात माजी के अंदर भी मुख्तलिफ अंदाज में ये शिकवा और मुतालबा करती रही है कि उसके लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रोवाइड की जाती, किसी को फिक्स किया जाता है और किसी को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो खुल खेले सियासी मैदान में। तो अभी क्या आप समझते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन होगा वो पीपल्स पार्टी को भी स्पेशली लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब होगी, या अभी भी वो माजी की रविश हमें देखने को मिलेगी, किसी को जरा लाडला बनाया जाएगा और किसी को कम स्पेस मिलेगी और किसी को बिल्कुल दीवार से लगा के रखा जाएगा, और इसके अल्टीमेटली फिर नुकसानात क्या होते हैं सर हमारी सोसाइटी पर? देखिए बेटी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगनी नहीं पड़ती, नजर आ जाती है। वो आप भी तज्जिया करेंगे, कोई भी करेगा, उसे नजर आ जाएगी। जब किसी मखसूस हालात के अंदर किसी खास जमात को, देखिए आइन के तहत इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की एक जमात है मुस्लिम लीग नून, जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहले कह दिया था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन बहुत देर तक खामोश रहा, लेकिन इनके वुज़रा मुतवातर उसकी नुमाइंदगी और उसके तर्जुमान बन के कहते रहे कि इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इनके लिए मुमकिन नहीं थे। आपको पता है मियां शहबाज शरीफ को, सर नून लीग क्यों इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं होंगे? क्या रीजन थी सर? मैं बता रहा हूँ, उसकी वजह ये थी कि मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये ऑन नहीं करना चाह रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ इनके सदर तो हैं, लेकिन ये बयानियां लेके आना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ का। हालांकि मियां नवाज शरीफ की जो इस वक्त उम्र और जो उनकी बीमारी है, मेरे भाई हैं सिंधु साहब, वो पता नहीं कैसे समझ गए कि मैंने मियां साहब की बीमारी पे शक किया है। मुझे यकीन है कि मियां साहब बीमार है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि उन्हें आराम की जरूरत है। मियां साहब को आराम करने दें। आपके घर का कोई बुजुर्ग हो तो उसे बीमारी के अंदर काम पे नहीं भेजा जाता, उसे ये नहीं कहा जाता कि अब्बा जी तनख्वाह ले आओ। सर वो तो बरतानवी डॉक्टर्स ने भी लिख के दिया कि अभी भी उन्हें अमराज मुख्तलिफ अमराज है, कल्ब है, ब्लड प्रेशर है। करने दें, मियां सबको आराम करने दें, उनके नाम के ऊपर मत खेलें।
आप अपनी सियासत करें। नहीं, मियाँ साहब की 75 साल के करीब उम्र है, मियाँ साहब का एक अपना टेम्परामेंट है, ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं, हार्ट के भी मरीज हैं। मुल्क मजीद लड़ाइयों का मुतहम्मिल नहीं हो जी सकता। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने आप को बड़ा ही आंखों का तारा बनाया है। तो PMLN अगर चाहती है कि मामलात बने रहें जी तो फिर एज अ पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ें। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास अब देखें ना, हर एक चीज होती है, आउटडेटेड हो जाते हैं आपके बहुत से मामले। मियाँ साहब ठीक। का टाइम और मियाँ साहब के जो बुकरात हैं इसहाक डार साहब, वो आउटडेटेड हो गए। हम तो खामोश रहे 16 साल इत्तेहादी हुकूमत में, 16 महीने। लेकिन क्या PMLN के अंदर बहस नहीं होती रही कि मिफ्ता ने बेड़ा गर्क किया या डार ने बेड़ा गर्क किया? हम तो कभी नहीं बोले, लेकिन इन दोनों में से किसी ने तो बेड़ा गर्क किया ना, क्योंकि जी इन्हीं की जमात इल्जाम लगाती रही। और अगर वो इतनी अच्छी हुकूमत है तो उसे ऑन करे ना, और अगर वो अच्छी नहीं है तो किसी के दौर में भी, ठीक। मैं माजरत के साथ करूं, बिल्कुल मेरी ठीक। बात तो पूरी कर लेने दीजिए जी प्लीज। जी 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 बात कंप्लीट यह कीजिए। है, जी जी हाँ जी, मैं समझता हूं कि 5.8 टच हुआ है या 6 टच हुआ है। लोग जिसकी भी हुकूमत में हम 5.8 पे थे, लोग खुश नहीं थे। इकोनॉमी तब जज की जाएगी जब आम लोग खुश हो। लोग खुश नहीं हैं, उन्हें ये लारा ना लगाया जाए। जिस तरह के एक कप्तान था जो मुल्क ठीक कर देगा, नया पाकिस्तान बना देगा, अब इसी तरह कोई नया पाकिस्तान किसी पुराने शख्स से नहीं बन सकता। पुराने लोगों की अब मेरे ख्याल से उन्हें रिटायर होने दें, उन्हें रेस्ट करने दें, उन्हें रिटायरमेंट पे जाने दें। हर सियासी जमात अपनी पॉलिसीज दिखाए, अपना नया कोई फलसफा लेके आए जी कि बिल्कुल मुल्क को ठीक। ठीक कैसे बिल्कुल करना ठीक है, मिर्जा साहब, आपका आम जवाब आदमी आ को गया, सहूलतें आपकी कैसे तजवीज देनी। भी आ गई। जरा मैं सिंधु साहब से जान लेता हूँ। सिंधु साहब, मियाँ साहब की तबीयत भी नासाज है, एस्टेब्लिशमेंट से दोबारा लड़ाई का भी खदशा है, अरवाम भी खुश नहीं थे, उनकी जो अदवार गुजरे हैं, तो फिर आप मियाँ साहब को सर आराम क्यों नहीं करने देते? बहुत शुक्रिया ब्रदर आपका। आपने जो बात की है कि अवाम कुछ नहीं है, ये तो खैर बिल्कुल टोटल एक प्रोपोगंडा और फैक्टिशियस बात है। दूसरा, जो मेरे भाई फरमा रहे हैं मिस्टर साहब, मैं हैरान इतना हूँ इस बात से। मेरा बड़ा ही अच्छा भाई है, बड़ा कॉम्पिटेंट वकील है, कि इतने खाइफ क्यों है मियां नवाज शरीफ से? इलेक्शन है, वो ये तो सब घोड़ा, कह रहे ये हैं उनके घोड़े का बारे में, मैदान। फिक्रमंद है कि उनको आराम करने दें सर। नहीं, इनको क्या फिक्र है? फिक्र उनके बच्चों को होना चाहिए, हमें होना चाहिए जो उनकी पार्टी में है, या इनको ज्यादा फिक्र हमसे होना चाहिए? तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहे, इलेक्शन बिल्कुल फेयर एंड फ्री होगा। मियां नवाज शरीफ खुशहाली का सिद्धू साहब, प्यामबर है, हमें पाकिस्तान वो का आएंगे बेफिक्र और है ये ना। मुल्क चेंज होगा, तब्दीली होगी, और इंसान का जिस्म और रूह का रिश्ता दोबारा बरकरार रखना आसान हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी हुआ, मैं पता नहीं, मैंने उससे भी आपसे रिक्वेस्ट की थी और मोहतरम सैनिटर साहब भी बैठे थे, कि मेरा ये फेवरेट नहीं है, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जब ये नाम ले रहे थे, रोटी 2 रुपए से लेके 20 रुपए किसके दौर में पहुंची? सोना के किसके दौर में महंगा हुआ? पेट्रोल किसके दौर में महंगा हुआ? और शौकत तरीन साहब ने, मेरे मुर्शद लगारी साहब मेरे भाई हैं, वो 4 दफा मेरे साथ हम रहे हैं इकट्ठे, 2002 से MP मिनिस्टर सारे। उनको किसने फोन किया कि IMF से माहदा तोड़ दी? और फिर नई शरायत पे माहदा हुआ, इसलिए कि मुल्क इंसॉल्वेंट हो रहा था, इंसॉल्वेंसी हो जानी थी, दिवालियापन आ जाना था। और सैनिटर साहब ज्यादा मेरे से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स को समझते हैं, जी लेकिन हम एक दूसरे को हमेशा, मैं चाहता हूं कि ये जो देखिए, डेमोक्रेसी के बगैर कोई भी मुल्क जो है, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चाहे हमें कुछ केसों पे एतराज भी है, लेकिन बड़ा खुश आइंद है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बालादस्त, अपना पार्लियामेंट को बालादस्त किया है। ठीक। तो यही हमारा शुरू से काम कर रहा था कि कोई एक फर्द बाहर जो है उसको काम ऐसा ना करे। लिहाजा ये जब इलेक्शन होगा, आप देखेंगे, आप सब मीडिया वाले, बड़े वाइब्रेंट मीडिया है हमारा, और अब तो हर चलता फिरता इंसान एक मीडिया बन चुका है। आप सबको, आपके सामने इलेक्शन होगा, जो भी जीते, हम जरूरी नहीं, हम कोई भी जीते उसको 5 साल हुकूमत करने का मौका मिलना चाहिए, और वो अपनी पॉलिसियां लेके आए। मैं तो इस बात का कायल हूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप अभी सिंधु साहब ने बहुत से कुछ सवालात भी उठाए, उनका जवाब भी लेंगे नाज़रीन, और उसके साथ ब्रेक के बाद एक यहाँ ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद पूछेंगे कि नवाज शरीफ साहब को मकबूलियत तो मिल चुकी है, क्या उनकी कबूलियत भी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी कि नहीं? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये एक हमेशा बात अंडर डिस्कशन रहती है कि 2018 में चेयरमैन PTI को कबूलियत का दर्जा हासिल था, फिर उनको मकबूलियत भी मिल गई और अल्टीमेटली इक़्तिदार में आ गए। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो कबूलियत का दर्जा है वो नवाज शरीफ साहब हासिल कर चुके हैं, और अब आके एक मोमेंटम बनाएंगे और उनकी मकबूलियत भी बन जाएगी, तो उसके बाद हुकूमत साजी को उन्हें मौका मिलेगा। तो इस सारे, आप इस प्रैक्टिस को किस निगाह से देखते हो, और इस दौरान इस सारी पोलिटिकल एक्टिविटी में ड्यूरिंग इलेक्शन PTI कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए, इस तरह है, जब हम कोई तज्जिया करते हैं ना, कोई चीज़ करते हैं, तो आपको ज़रा बैकग्राउंड थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि आप एकदम मिडिल से स्टार्ट नहीं कर सकते।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी थी जिसको 2011 तक सारे लोग टांगा पार्टी कहते थे। जी। मतलब ये कि एक टांगे के ऊपर पूरी पार्टी आ जाए। हम 15 और हम जब जहाँ जाते थे 2008-10 में, मुझे पता है मैं कप्तान के साथ जाया करते थे, हम लोग सारे जाते थे जैसे, तो हार्डली 500-1000 बंदा आके सुनता नहीं था हमें, ठीक है। लेकिन लाहौर के जलसे ने सब कुछ बदल दिया। 2013 का जो 2011 का जो जलसा था, ठीक है, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने ये बता दिया कि विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी एस्टैब्लिशमेंट वी मेड, हमने ये बता दिया कि हम एक ताकत हैं, अवामी ताकत हैं। और उसके बाद लोगों ने हमें सीरियसली लेना शुरू किया। अब उसके बाद कुछ अब सही लोग भी आए, कुछ जिसको हम कहते हैं फसली बटेरे वो भी आए। हमारी गलती कि हमने उनको आने दिया। लेकिन इस तरह की चीज में जब पार्टी एक्सपैंड करती है तो लोग अंदर आते हैं। ये सारी पार्टी की टॉप लीडरशिप में रियलाइजेशन थी कि हमारी गलती थी हर जगह। देखिए मुझे नहीं पता, मैं अपने लिहाज से कह रहा हूं, लेकिन आई एम श्योर पार्टी की टॉप लीडरशिप में भी बहुत सारे लोगों में ये थी। लेकिन बाज़ दफ़ा आपको जब आप एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो आपको लोगों को लेना पड़ता है। ये दिस इज पॉलिटिक्स टू विच आई डू नॉट एग्री, लेकिन ये है हमारा, ठीक है। तो वो सारा होता। उसके बाद जाके जब 2013 में जनरल कियानी साहब और चीफ जस्टिस साहब के साथ मिलके मियां शहबाज शरीफ 1-2 हफ्ता पहले इलेक्शन से आके मिले थे, सारी बातें हुई थी और ये लोग वहां पे लाए गए थे 2013 में जी। ये लोग खुद आए थे 2018 में। ये हमेशा कहते हैं कि आरटीएस सिस्टम बैठ गया था। नहीं, ये लाए गए थे या अवाम ने मुंतखब किया था? नहीं लाए गए। ये आज तक अवाम की वजह से नहीं आए। 2050 मतलब 1985 में ये अवाम की वजह से आए थे ना, उसके बाद 1990 में ये अवाम की वजह से आए थे, उसके बाद 1996 में ये अवाम की वजह से आए थे। ये आज तक अवाम की वजह से नहीं आए। 2013 में अवाम की वजह, अभी अवाम की वजह से आएंगे, आज तक नहीं है। देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूं, आपने कहा था कि वो मकबूलियत और वो, देखिए वो कहते हैं बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए इस तरह ये हुआ था कि कबूलियत की मैं बात आप जो कह रहे थे ना कि वो है, अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक इवेंट आया था कि जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब अपने हलके में निकले थे, वहां लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी थी। उसके बाद उन्होंने एक और सोशल मीडिया पे चीज अपलोड की थी और उसमें यह कहा गया था कि ये लोग अपनी कंप्लेंट लेकर आए थे, मैं इनकी कंप्लेंट सुन रहा था। लेकिन अब सुना है उन लोगों के ऊपर FIR कट गई हैं। ठीक है, तो ये कबूलियत है या नहीं है? देखिए अवाम जो है ना, अवाम पॉलिटिक्स के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं जी। जैसे मीडिया के डायनामिक्स चेंज हो गए विद द सोशल मीडिया कमिंग इन। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी सोशल मीडिया की मोहताज होती जा रही है। बिल्कुल, अगर आप लोग सोशल मीडिया की भी किल्लत है, तो उसी लिहाज से डायनामिक्स ऑफ इलेक्टेबल्स खत्म। अभी आपने पॉलिटिकल पार्टी, और अगर आप ये समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ करती है, अभी उनको इजाजत नहीं मिल रही। लिबर्टी में उन्होंने कहा कि उनको इजाजत नहीं है इलेक्शन वो जलसा करने की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर जगह पे वो किए जा रहे हैं। निगरान सेटअप के साथ आप मामला को टेकअप करना चाहिए। ये निगरान सेटअप नहीं है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही सेटअप है। ये उनका बगल बच्चे हैं, ये वो होते ना छोटे प्लग पाना लाना, ये वो लोग हैं। मतलब आर यू किडिंग मी? ये वो लोग हैं। ठीक, सिंधु साहब आप बगल बच्चे हैं, इशारा करते हैं और उसके मुताबिक सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाती हैं। निगरान सेटअप इंडिपेंडेंट नहीं है या नून लीग ने ही सारा ही बनवाया हुआ है? बहुत शुक्रिया। मैं इंतहाई अदब और एहतराम से सेनेटर साहब की खिदमत है, और जो आपने बड़ा प्यारा जुमला बोला कि मकबूलियत जो है वो कबूलियत और दोनों का, और सर ब्रदर जी जब अब मकबूलियत उसी वक्त होती है जब कबूलियत होती है। फिर सेंटर साहब ने फरमाया कि लाहौर के जलसे ने इनका हर चीज जो थी वो सिमत चेंज कर दी थी। अब भी लाहौर का जलसा सब कुछ चेंज करेगा 21 वाला। आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ का जो हर तरफ उनकी जो एक्सेप्टेंस होगी, और है भी। दूसरे नंबर पे निगरान सेटअप, मैं समझता हूँ आज भी इंतहाई फिर दोबारा अदब के साथ कि सेनेटर साहब इनके जो पार्टी थी जिसको ये डाकू कहते थे, प्रेजलाई को, आज उनकी पार्टी का सदर है। प्रेजलाई को अपना शेख हसीन को कहते थे, जिसको चपड़ासी ना रखो, वो इनका फेडरल मिनिस्टर था दाखिला का। बात सिर्फ इतनी है कि इन लोगों ने खुद, जब इनकी कितने 2 सीटों का फर्क था कौमी असेंबली में, इन्होंने वहां से इस्तीफे दे दिए। पंजाब की और केपी की असेंबली मैं जाती तौर पर समझता हूँ आजाद इनका अपना फैसला था तोड़ना। तो मैं उसमें चीफ व्हिप था पंजाब असेंबली में अपोजिशन की तरफ से, मुझे बुला के जब करते रहे कि आप राणा सनाउल्लाह से दूसरों से बात करें और मेरे खिलाफ तरीके मामले हैं ताकि पार्टी अपना गवर्नमेंट ना टूटे, और उन्होंने टीवी पे भी ये आके बात की। तो मैदान तो इन्होंने खुद खाली छोड़ दिया।
तो जब ये जाएंगे और इनके अपने लोगों ने इनको जब को कबूल नहीं किया, तो फिर कोई भी अपोजिशन लीडर जो है, पंजाब में भी ऐसे हुआ है कि अपोजिशन लीडर और दूसरों के साथ मिलकर, पंजाब में जब ऊपर इलेक्शन कमीशन ने किया, वजीर आला बनाया, चूंकि इतफाक नहीं हो सका था, इसी तरह ऊपर जो थे वो इनका इतफाक हो गया। ये मतलब हर जगह पे इसी तरह केपी में भी इनका अपना दोनों पार्टीज का इतफाक हुआ, और जो उसके बाद जो है वो वहां पे गवर्नमेंट बनी, निगरान गवर्नमेंट। इसलिए निगरान गवर्नमेंट का हमारे साथ, लेकिन सिद्धू साहब, ये बात एस्टेब्लिश तो है ना, बहुत से ऐसे लोग जिनकी बहुत कुर्बत थी नून लीग के साथ, इस वक्त तो पंजाब की बात करें या मरकज की बात करें, वो अहम तरीन ओहदों पर फाइज है निगरान सेक्टर में। ये बात तो ऑब्वियस है सर। उसमें बहुत सारे, आप उनकी बात कर रहे हैं जो ब्यूरोक्रेसी के एक दो लोग हैं, तो ब्यूरोक्रेसी किसी पार्टी के नहीं होते, वो तो एक एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जो कोई भी है, और भी बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो ये इन बातों में कोई ऐसी कुछ ताकत नहीं है, और ना ही वो गलियों मोहल्लों में जाके हमारे लिए वोट मांग रहे हैं, और ना ही कोई इस किस्म की हमें कोई एड दे दी उन्होंने, या कोई ट्रेड दे दी है कि जिसकी वजह से लोग जो है हमारी तरफ मतवज्जो हो जाए, या ना ही ऐसी बात है। इस तरह से किसी किस्म का कोई बात नहीं है। जी ठीक। ब्रिस्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो निगरान सेटअप है स्पेशली मरकज के अंदर और पंजाब के अंदर, आप इसको किस हद तक खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट समझते हैं? और उसके साथ ये जरूर बताइएगा कि मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करके एक तांगा पार्टी पाकिस्तान की एक बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिसने डॉक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया, तो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसा करना क्या एक बेंचमार्क है कि वहां पे अगर आप एक बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप आइंदा की हुकूमत साजी में भी आप जा सकते हैं और आप पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन जमात बन सकते हैं? अगर ये बेंचमार्क है तो फिर पीपल्स पार्टी को भी सोचना चाहिए। देखिए, पहली बात जो आपने कही निगरान हुकूमत के बारे में, निगरान हुकूमत की क्रेडिबिलिटी रह जाती, इसका मुंह काला ना होता अगर राजा रियाज को मुस्लिम लीग नून में शामिल ना किया जाता। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, उसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहने दिया चाहता, उसे फैसिलिटेट करना चाहती थी PMLN, तो उसके खिलाफ कैंडिडेट ना देती। लेकिन जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही मिल जाए आके, तो फिर पता लग गया कि ये निगरान हुकूमत किस मिली भगत के साथ और किस 2 नंबर तरीके से बनाई गई है। अब ये तो किसी से नहीं छुपा, आप इसे क्या डिफेंड करेंगे आप, ये तो अब हो गया। और निगरान हुकूमत के अंदर मियाँ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, और वैसे भी नून लीग के दोस्तों को निगरान हुकूमत में नकब लगाने की आदत है। इन्होंने 2013 की निगरान हुकूमत में खरीदा था मुसद्दक मलिक, वो पानी और बिजली का वजीर था। पहले लोड शेडिंग हमारे दौर में 6-7 घंटे होती थी, उसने 3 महीने के दौरान लोड शेडिंग 18, 19, 20 घंटे कर दी, ताकि पीपल्स पार्टी को बिल्कुल उड़ा के रख दिया जाए। सर, उसके बाद पर बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप कि उन्होंने, ये तो यही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की उन्होंने, ये तो थे ना पानी बिजली के वजीर उस निगरान दौर में, और उसके बाद से मुसलसल इनके सेनेटर चले आ रहे हैं। किस वजह से नवाजा गया है उन्हें, क्या हुआ है? और ये जो मैंने आपके सामने रखा है, लोड शेडिंग की टाइमिंग हमारे दौर में और निगरान दौर में, रख लीजिए, यही प्रोपेगेंडा था। तो आज तो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सारा मामला सेटल करने के लिए आहत चीमा साहब हों या फवाद अजहर। दूसरी बात, आपने मीनारे पाकिस्तान की बात की। जी सर, देखिए, मीनारे पाकिस्तान के अंदर जो इज्तिमा होना था वो 10 अप्रैल 1986 को हुआ। उस वक्त लाहौर की आबादी क्या थी और आज क्या है। उसके बाद जो 2011 का जलसा हुआ है, सेनेटर साहब से बसद एहतराम, वो खुद ने किया, वो शुजा पाशा ने किया था। अब तो इन्हें लिबर्टी भी भरना मुश्किल है, वो शुजा पाशा की कारस्तानी थी। मैं यही कहता हूं कि मकबूलियत की सियासत करें, कबूलियत की सियासत ना करें। हम ना कभी हमीद गुल के कंधों पे बैठे हैं, ना शुजा पाशा के कंधों पे बैठे हैं, ना हम फैज हमीद के कंधों पे बैठे हैं। हम हमेशा, हमीद गुल हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाता है और हम अक्सरियत लेके आते हैं। इसी तरह शुजा पाशा हमारे खिलाफ काम करे या फैज हमीद, हम ये भी सियासी जमातों से दरखास्त करते हैं कि बुरा वक्त आए तो फिर जमहूरियत का और आइन का नारा ना लगाएं। आज किसी की गोद में जाके मत बैठिए। कल को आपके डायलॉग फिर नहीं जचते जब आप डायलॉग मारते हैं कि फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया। सियासी जमातें बने, किसी के ये बगल बच्चे ना बने, किसी के ब्लू आइड ना बने। ये लाडले बनने का, इन दोनों जमातों की लड़ाई ये है कि ये दोनों चाहते हैं ठीक कि मुझे सुहागन माना जाए, बिल्कुल मेरा नंबर पहला हो। ये दोनों उधर डॉक्टर साहब, कुछ वक्त की किल्लत है, आपका शुक्रिया। जरूरत इस चीज के भी, किसी भी जमात को कोई अपना सियासी किसी का बगल बच्चा नहीं बनना चाहिए। अपने तौर के ऊपर अवाम में जाएं और अपने बलबोते के ऊपर, अपने मंशूर के लिहाज से अवाम को कन्विंस करें, यही एक बेहतरी का रास्ता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी कंपनियां थी जिनकी निजकारी गुज़श्ता 18 साल में नहीं हो सकी और जिनकी वजह से कौमी खजाने को 6000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। 124 अरब डॉलर कर्जों का बोझ उठाए मुल्क की कौमी खजाने पर माजी की हुकूमतों की मसलतों और अफसरशाही की अदम तवज्जो के बायस
हर गुजरते दिन के साथ मजीद बोझ बढ़ रहा है। इस बोझ को कम करने के लिए गुज़श्ता 15 सालों से 23 सरकारी कंपनियों और इदारों की निजकारी की कोशिशें जारी हैं, मगर इन कोशिशों को एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत नाकाम या तखीर से दुचार किया जाता रहा है। निजकारी का मंसूबा नाकाम होने के बायस कौमी खजाने को 6000 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंच चुका है, मगर अभी भी अफसरशाही निजकारी की हर कोशिश को नाकाम बनाने से गुरेज नहीं करती। प्रोग्राम तलाश को मसूल होने वाली कबीना कमेटी बराए निजकारी की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 15 किनाल 3 मरला अराजी पर मुश्तमिल सर्विसेज होटल लाहौर की निजकारी का फैसला किया गया। अप्रैल 2006 की इनके निजकारी के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए गए, मगर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एतराज़ के बायस निजकारी ना हो सकी और फिर यह काम 2021 में दोबारा शुरू हुआ। 2021 में वफाकी हुकूमत ने हिम्मत दिखाई और 1 अरब 95 करोड़ रुपए की बोली के एवज इस प्रॉपर्टी को फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। वफाकी कबीना की मंजूरी के बावजूद इस निजकारी की राह में कभी FIA और कभी जमीन की मालियत का दोबारा तयन करवाने के जरिए से रोड़े अटकाए गए। जनवरी 2022 में फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से 1 अरब 95 करोड़ रुपए की यकमुश्त अदायगी की गई, मगर फिर पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ने मामला अदालत में चैलेंज कर दिया और आज तक यह अराजी मुतलका कंपनी के हवाले नहीं की गई। कबीना कमेटी ने बरहमी का इजहार करते हुए सेक्रेटरी खजाना को हिदायत की है कि इस मामले को फौरी हल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब से राब्ता करें ताकि निजकारी प्रोग्राम पाकिस्तान और दुनिया के सामने जग हिंसाई का मजीद मौजिब ना बने। इसी तरह 2016 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी में तब्दील किया गया PIA को, जिसके बाद निजकारी होनी थी। ताहम एक्ट की मुख्तलिफ पाबंदियों के बायस निजकारी का यह अमल भी मुकम्मल ना हो सका। PIA इस वक्त 750 अरब रुपए के खसारे में चल रही है। महाना खसारा 12 अरब 77 करोड़ रुपए है। अब हुकाम बाला की आंखें खुल चुकी हैं और फैसला किया गया है कि बगैर किसी ताखीर के PI की निजकारी की मुकम्मल किया जाए। इसी तरह हैवी इलेक्ट्रिक कम्प्लेक्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो हतार में वाक़या है। इसकी मलकियत स्टेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की है, जो कि ग्रिड स्टेशनों में इसकी मुख्तलिफ जो आलात तैयार होते हैं, बरकी आलात, वो ये तैयार करने की महारत रखती है। 2020 में निजकारी की मंजूरी हुई। अप्रैल 2022 में मुआहदा भी हो गया, मगर बैंक और खैबर की जानिब से सिर्फ एक NOC जारी न होने की वजह से निजकारी आज तक लटकी हुई है। पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन 2006 से उसकी निजकारी का अमल जारी हुआ, मगर आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। 2015 से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान स्टील मिल बंद है। स्टील मिल्स को 500 अरब से जायद का नुकसान हो चुका है। निजकारी कमेटी ने चीनी कंपनी के ग्रुप जिसका नाम बाओ ग्रुप है, उसके साथ दोबारा राब्ता करके नए सरमायाकारों को मदऊ करने और उसके साथ साथ इसकी निजकारी की राह में हाल तमाम मसाइल को हल करने की बड़ी सख्ती से हदायत जारी की गई है। इसी तरह एक और कंपनी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की 2018 में निजकारी का फैसला किया गया। सरमायाकारों ने दिलचस्पी का इजहार किया, फिर मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वो इससे पीछे हट गए। अब 3 माह के अंदर इन रुकावटों को दूर करने की हिदायत की गई है, चूंकि जब तक रुकावटें होंगी निजकारी नहीं हो सकती। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में PI की मलकियत है। इस होटल की निजकारी का प्रोसेस लटका हुआ है। इसको अब 3 साल के लिए न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को लीज पर देने का फैसला किया गया है। अगस्त 2023 को रूजवेल्ट की होटल की साइट को लीज पर देने से मुतल्लिक फाइनेंशियल एडवाइजर की भर्ती का अमल शुरू करने की हिदायत की गई थी, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। निजकारी कमेटी ने फाइनेंशियल एडवाइजर की भर्ती के लिए जारी अमल को तेज करने की भी एक और हिदायत जारी कर दी है। इसके साथ फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड अक्टूबर 2018 को निजकारी की मंजूरी दी गई। 2018 के से लेकर अब तक इसका ऑडिट नहीं हो सका और यह मामला भी खटाई में पड़ चुका है। 2450 मेगावाट सलाहियत की हामिल हवेली बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट, जो कि नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी की मलकियत है, दिसंबर 2018 में निजकारी का आगाज हुआ, मगर आज तक यह मामला खटाई में पड़ा हुआ है। बिजली की 10 तकसीमकार कंपनियों की बात करें, उनकी निजकारी भी गुज़श्ता 15 सालों से जेरे बहस है, मगर मजाल है कि इस मामले में कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई हो। आज तक ये सारा मामला इजलासों की नज़र है। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद की अक्टूबर 2018 में फरोख्त करने की मंजूरी दी गई। सितंबर 2020 में वफाकी काबीना ने इसकी तौसीक की, मगर ये इस बिल्डिंग की रेड जोन में होने की वजह से CDA के कुछ एतराज़ात थे जो पहले दूर नहीं हुए थे, अब उसकी वजह से ये मामला लटक चुका है। इसी तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की निजकारी के लिए 2006 और 2013 में 2 कोशिशें की गई, लेकिन नाकामी हुई। निजकारी कमीशन सितंबर 2021 में
कबीना कमेटी बराए निजकारी को निजकारी लिस्ट से इस कंपनी को डी लिस्ट करने की तजवीज़ पेश की। दिसंबर 2021 से पहले तमाम मसाइल को हल करने की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन तहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी और दीगर प्रॉपर्टीज़ की फ़रोख्त का अमल भी गुज़श्ता कई सालों से जारी है, मगर सरकारी इदारों की रुकावट के बायस इनकी फ़रोख्त का अमल आज तक अधूरा है। आज इसी के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर खकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, तकरीबन गुज़श्ता 18 सालों से मुख्तलिफ सरकारी कंपनियों की निजकारी का प्रोसेस जारी है, वो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर भी हैं, लेकिन उसके अंदर हमें एक रिपोर्ट पढ़ने का मौका मिला है कि मुख्तलिफ रुकावटों की वजह से ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो पाता। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देना चाहूँगा। लाहौर सर्विसेज इंटरनेशनल की निजकारी 2006 में अटैम्प्ट की गई, नाकाम हो गए। 2021 में दोबारा हुई, सारा प्रोसेस हुआ, उस कंपनी ने सारी अमाउंट जमा करवा दी, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, फिर उसके खिलाफ FIA से इंक्वायरी करवाई गई, उसके बाद उसकी दोबारा उसकी जो लैंड थी उसकी वैल्यूएशन करवाई गई, फिर उसके बाद उस कंपनी ने फरवरी 2022 में 1 अरब 95 करोड़ रुपए जमा करवा दिए। लेकिन आज भी वो मामला, एक पंजाब की कंपनी ने उसको लिटिगेशन से दो चार किया हुआ है और आज भी वो लैंड, वो प्रॉपर्टी उस कंपनी को ट्रांसफर नहीं हुई। सर, अगर हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड होगा प्राइवेटाइजेशन का, तो लोकल या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे? आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है। एक तो यह है कि प्राइवेटाइजेशन से इनकार किसी को करना चाहिए नहीं। अगर आप नंबर्स देखें जहां पे खड़े हुए हैं, जो एनर्जी सेक्टर की कंपनीज हैं उन्होंने मिला जुला के 5400 अरब का खसारा खड़ा किया हुआ है जी। जो हमारी PIA है उसने 712 अरब रुपए का खसारा खड़ा किया हुआ है। PIA हर माह 12 से 13 अरब रुपया इस वक्त ब्लीड कर रही है। एनर्जी में पावर सेक्टर इस साल 590 अरब ब्लीड करेगा। गैस की ब्लीडिंग इसके अलावा है। अब आप मुझे ये खुद बताइए कि क्या इन चीजों को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि सरकार में ये सकत है इनको चलाने की? तो आप प्रॉबेबली यही कहेंगे कि टेलीकॉम के एक्सपीरियंस को देखकर, बैंकिंग सेक्टर के एक्सपीरियंस को देखकर बेहतर चीज यही है कि इनको निजकारी की तरफ ले जाया जाए। सो पहली तो ये चीज हमने डिटरमिन कर दी। पर जो दूसरी चीज, अब मैं आपका जवाब देता हूं कि प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं होती। बहुत सी चीजें पाकिस्तान में आसान करने के लिए डाल दी जाती हैं कि पॉलिटिकल विल तो कभी थी ही नहीं जी कोई काम करने के लिए। ये बात कुछ कदरे दुरुस्त है, पर असल बात यह है कि कभी आप में टेक्निकल विल भी बहुत फुकदान से होती है टू अंडरटेक दीज थिंग्स। एक तो टेक्निकल विल नहीं थी ना, आपने कॉम्पिटेंस नहीं डाली कि आप डिस्कोस को प्राइवेट CEOs लाकर अच्छे बोर्ड बनाकर चला सकें। ये बात भी तो है ना। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात। आपने अच्छा, अब आप इसी को आगे लेकर आर्ग्यूमेंट को चलिए, तो क्या प्राइवेटाइजेशन कमीशन कभी ऐसा इदारा था कि वो ये चीजें जाकर प्राइवेटाइज कर पाता? क्या प्राइवेटाइजेशन कमीशन को हमने कभी इतनी इंडिपेंडेंस दी कि वो ये काम कर सके? क्या हमने कभी प्राइवेटाइजेशन का चेयरपर्सन ऐसा अपॉइंट किया जो कि मर्जर्स और एक्विजिशन दुनिया में या वो खातून या वो साहब जो हैं करते रहे हों, वो समझते हों कॉर्पोरेट फाइनेंस को, वो HR रीस्ट्रक्चरिंग को समझते हों, वो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग को समझते हों, वो कॉर्पोरेट सेक्टर की एंटिटीज को जानते हों? हमने कभी ऐसा नहीं किया। अगर आपने ये किया ही नहीं है तो आप कैसे अस्यूम करते हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस जो है वो आगे बढ़ सकती हैं? ये नंबर एक बात है। फिर जब आप करने जाते हैं तो आप ये रियलाइज करते हैं कि बहुत सी चीजें क्लियर करनी है। मसलन एक मिसाल देता हूं, और मैं हर टेबल पर ये बात कहता रहूं, $800 मिलियन लेने हैं एतिसलात से, आज भी कह रहा हूं, उसमें कोताही हमारी भी है ना। हमने वो प्रॉपर्टीज लिख के दी जो कभी आज डॉक्टर साहब उस कंपनी की जानिब से कौमी अखबारात में इश्तिहार शाया हुआ है, तकरीबन 12 से 13 शहरों के अंदर उन्होंने प्राइम लोकेशंस पर जो प्रॉपर्टी थी उसको सेल करने जा रहे हैं। आई डोंट नो ये उसी सिलसिले की कंटिन्यूटी है कि उनको सेल करके ये रकम अदा की जाए, या पहले तो वो मुतालबा करते थे कि जो प्रॉपर्टीज हमारे हैंड ओवर नहीं की गई पहले वो हमारे हैंड ओवर की जाए। आई डोंट नो इसका क्या बैकग्राउंड है जी। सो आप ये देखिए कि हम उनको भी क्लीन नहीं कर सके, मतलब इसमें हमारी भी कोताही है। बट ये भी है कि हमने कभी भी वो कॉम्पिटेंस बिल्ड नहीं की कि हम इन ट्रांजैक्शंस को बड़ी भरपूर तरीके से करते और फेवरेबली पाकिस्तान के फेवर में करते। डॉक्टर साहब मेरा यहाँ पे सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है यहाँ पे। आपने कॉम्पिटेंस की बात की, ये निजकारी कबीना की निजकारी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ये रिपोर्ट पेश हुई, जिसके अंदर ये सर्विसेज इंटरनेशनल होटल की मैंने बात की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की गई, हैवी इलेक्ट्रिक कम्प्लेक्स, पाकिस्तान स्टील मिल्स, रोज वेलेट, फर्स्ट वुमेन बैंक, उसके साथ बिजली की तकसीम कार कंपनियां, जिना कन्वेंशन सेंटर, स्टेट लाइफ,
तमाम के बारे में बताया गया कि इनिशिएटिव लिया गया, उसके अंदर ये रुकावट आ गई, ये टेक्निकल हिच आ गए, ये लीगल इम्प्लीकेशंस आ गए और मामला ठप हो गया। मेरा सर सवाल ये है, कैबिनेट कमेटी और प्राइवेटाइजेशन एक बड़ा फोरम है, उसके बाद फेडरल कैबिनेट हाईएस्ट फोरम है, वहां पर भी ये मामला तय नहीं हो पाते, तो फिर हम ऐसी कॉम्पिटेंसी कहां से लाएंगे? बाहर से तो कोई लोग आएंगे नहीं हमारे इन मसाइल को हल करने के लिए। आपने बहुत अच्छा सवाल सामने रखा है, मैं इसका बहुत ही क्लियर जवाब दूंगा। कॉम्पिटेंसी चाहिए प्रोफेशनल टीम की। आप बात करें एक पॉलिसी लेवल बात की, मैं जब कॉम्पिटेंसी डिफाइन करता हूं पाकिस्तान में, आई वर्क फॉर ओवर अ डेकेड विद द गवर्नमेंट। हमने आईएमएफ का प्रोग्राम कंप्लीट किया, एक ही प्रोग्राम था जब कंप्लीट हुआ, एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल टीम थी वो प्रोग्राम चला रही थी। मैं ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं उस टीम को कोऑर्डिनेट करता था पाकिस्तान के लिए। आपको बीओआई ने नहीं डिलीवर किया तो आपको एसआईएफसी बनानी पड़ी ना, ये तो एक पाकिस्तान का कॉमन सिनारियो है। अब क्यों नहीं बीओआई ने डिलीवर किया, क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन ने डिलीवर किया? आज भी मैं कहता हूं कि प्राइवेटाइजेशन को आगे लेकर चलना बिल्कुल जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट दोनों एक इम्पेटस दे रहे हैं, हाईएस्ट फोरम्स पे ये चीजें कर रहे हैं, बट असल मसला ग्रैन्युलर लेवल पे है। जब आप ग्रैन्युलर लेवल पे आएंगे तो आप देखेंगे डिस्कोस की कई प्रॉपर्टीज हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के नाम है, पर वो लेस्को का उस पे ग्रिड स्टेशन लगा हुआ है। अब आप बताइए क्या करना है? जब आप क्लीन अप करने जाएंगे इन अदारों को, जो पीआईए की आज बात हो रही है, 2016 में ये एक रिपोर्ट आ गई थी, हमने तब भी पीआईए 2, मुझे ये अच्छी तरह याद है, फाइनेंस डिवीजन में बैठ के कंपनी रजिस्टर करा दी थी कि एसेट्स का ट्रांसफर शुरू करते, पर वो आगे नहीं बढ़ सका। फिर वहीं खड़े हैं कि जो काम जुजियात हम बहुत बखूबी समझते हैं, इनको ग्रैनुलर लेवल पे एग्जीक्यूट करना एक इंप्लीमेंटेशन टीम का काम है। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान में स्टेट में जब तक वो कैपेसिटी नहीं बिल्ड करेंगे कि ये डिलीवरी की जाए इन चीजों की, तो ये मुश्किल होगा। अब सिर्फ ये नहीं है कि हम पीआईए बेचना चाहते हैं, आपने सर्विसेज का जिक्र किया, पीआईए का रूस बेल्ट है, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ है, हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है, पाकिस्तान का पूरा एनर्जी सेक्टर है उसमें। मुझे याद है 2018 में, 19 में, 20 में मैं मतलब अब मैं क्या वर्ड यूज करूं कि मैं कितनी कोशिश करता था कि ये जो 2 पावर प्लांट्स लगे हैं जो एलएनजी के, ये बिक जाएं। उसकी वजह ये थी कि शामिल है बिल्कुल, लेकिन नहीं बिक सके। डॉक्टर साहब, मैं यही जानना चाहूंगा, मेरे मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई इस हवाले से, माजी की हुकूमतें हों या इवन पोलिटिकल जो पार्टीज जो भी इक़्तिदार में होती हैं, उनके सामने ये पूरा प्लान आता है, उनको कन्विंस किया जाता है अफसरशाही की तरफ से कि बहुत नागुज़ीर है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए वो उसको उस स्पिरिट के साथ परसू नहीं करते, जिसकी वजह से ये मामला स्टक हैं। मेरा सवाल ये है सर, कोई जब मामला प्राइवेटाइजेशन की निजकारी कमेटी के सामने आई ये मामला, उससे पहले कोई एक ऐसा फोरम, जो बॉडी नहीं बननी चाहिए जो इसके अंदर जिस कंपनी की भी आप निजकारी कर रहे हैं उसके अंदर जो लीगल और टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं सबको रिमूव करके फ्रेश केस सबमिट करे, उसकी बिडिंग हो, अप्रूवल हो और एग्जीक्यूट हो जाए, रुकावटें उसके बाद नहीं आनी चाहिए। इसका कैसे तदारुक हो सकता है? आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब पाकिस्तान में एक सोच बनाई जा रही थी कि हम एक कंपनी खड़ी करें जिनके अंडर ये सब कंपनीज चली जाएं, मैं तब भी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था, आज भी बड़ा क्लियर है। वो कंपनी हम बना चुके हैं, वो इदारा हम खड़ा कर चुके हैं, उसका नाम है प्राइवेटाइजेशन कमीशन। प्राइवेटाइजेशन कमीशन अलहदा है प्राइवेटाइजेशन डिवीजन से, इसको एम्पावर करें, इसको कहें कि ये काम सारा ये करे। उसमें उसने अगर फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करना है कि वो अब करने जा रहे हैं पीआईए का, उसको क्लीन अप करें और फिर ये लेकर इस चीज को आगे चले। जब कोई भी अदारा प्राइवेटाइजेशन की एक्टिव लिस्ट पर आ जाता है, अभी मैंने आपके सामने एक्टिव लिस्ट के 27 अदारे हैं, उनमें से कुछ का जिक्र आपके सामने कर दिया है, उनको फिर क्लीन अप करना, उनको रीस्ट्रक्चर करना फॉर प्राइवेटाइजेशन, नॉट रीस्ट्रक्चर के उनको रन करना है, उनकी फाइनेंसिंग क्लियर करना, उनका एचआर क्लियर करना। जैसे पीआईए में देखें ना, चले लेट्स गिव क्लैरिटी ऑन पीआईए। पीआईए 2 बननी है, जो एसेट्स हैं जो गवर्नमेंट ने उधर शिफ्ट करने हैं, पीआईए में रहने हैं, उनमें 94 रूट्स हैं, पीआईए के जहाज हैं। ये 2 मेन चीजें हैं जो वहां रहनी है, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक शिफ्ट होना है पीआईए 2 में। जब एक पीआईए 1 क्लीन आएगी, उसका एक वैल्यू इंट्रिंसिक आएगी, देन वी विल मेक दैट कॉल कि उसको आगे कैसे लेके बिल्कुल ठीक। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनकी टीम और एसआईएफसी बहुत विगोरसली परसू कर रहे हैं इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को भी, वो रिपोर्ट्स ले रहे हैं एसआईएफसी के फोरम से। आप क्या तवक्को करते हैं कि जिस तरीके से अब इस पूरे प्रोसेस को परसू किया जा रहा है, तो जितनी ये कंपनियों की निजकारी पेंडिंग है, कितने अरसे के अंदर ये मुकम्मल हो सकती है या फास्ट ट्रैक पे स्ट्रीमलाइन हो सकती है, इसकी रुकावटें दूर हो सकती हैं? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप?
देखिए ना, एक तो रुकावट आपने दूर की, काफी टाइम लगता है एफए को हायर करने को। अब हम डायरेक्टली एफए हायर करने जा रहे हैं पीआईए का। सो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हम आगे तो बढ़ना शुरू हुए हैं, बट जब ये एक्चुअल में जाके आप इनको क्लीन अप करना शुरू करेंगे और प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रिपेयर करके जाएंगे, फिर लेट्स आपको ये भी डिटरमिन करना पड़ेगा कि मार्केट कैसी है उस वक्त, मार्केट रिस्पॉन्स क्या है, पाकिस्तान के मैक्रो फंडामेंटल्स होपफुली उस वक्त तक और मुस्तहकम हो चुके होंगे। सो ये बड़ी अच्छी बात है कि एस्टैब्लिशमेंट इस चीज को पुश कर रही है। ये इस वक्त जो लॉसेस हैं ना, जी आई रियली से दिस, मतलब मैं अपने, ये पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान को रोके हुए, और अब ये जो पीआईए और जो बाकी ट्रांजैक्शंस हैं, जी ये पाकिस्तान को जो इमेज है उसको तबाह कर रही हैं। इसको हमें अपने पास से निकाल कर, कमर्शियल एंटिटीज बनाकर, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल एफिशिएंसी ठीक, लाकर अपने नुकसानात से बचना है, और फिर अल्लाह बेहतर करेगा कि ये एक बड़ी एयरलाइन बिल्कुल बनकर ठीक, सामने बिल्कुल उभरेगी। ठीक। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इस वक्त अशद ज़रूरत के इमेज को मुल्की और आलमी सतह पर उसको बेहतर बनाने के लिए वो कंपनियां जो पाकिस्तान की इमेज को ख़राब करने का बायस बन रही हैं, उनकी कामयाब तरीके से फास्ट ट्रैक के ऊपर उनकी निजकारी को यकीनी बनाया जाए। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की जानिब से खिलाफ कानून गैर मुल्की कंपनी से 2 पुराने बहरी जहाज खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ने आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत और खाम तेल अपने जहाज़ों से दरामद करने के लिए 2 पुराने बहरी जहाज खरीदने के लिए शेल सिंगापुर से कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट के तहत करोड़ों रुपए मालियत का एक वेसल खरीदा जा चुका है, जबकि मजीद एक वेसल की खरीदारी अभी होना बाकी है। ये मामला वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के इल्म में आया तो कमीशन ने पुरानी वेसल्स की खिलाफ कानून खरीदारी की तहकीकात शुरू कर दी। मुल्की कवानीन के तहत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पुराने जहाज खरीदने की मजाज नहीं थी। जैसे ही कमीशन ने कार्रवाई आगे बढ़ाई तो PNSC ने फौरन पेपरा से रजू करते हुए पेपरा रूल से इस्तिस्ना मांग लिया ताकि किसी भी किस्म की मुमकिन कार्रवाई से बचा जा सके। पेपरा बोर्ड ने इस मामले का जायजा लिया और PNSC हुकाम को तलब करके वजाहत भी तलब की गई। PNSC हुकाम का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान सालाना $7 अरब फ्रेट चार्जेस की मद में अदा करता है। PNSC के पास 12 जहाज हैं, जबकि 53 जहाज मजीद खरीदना चाहते हैं। सवाल यह है कि PNSC सालाना अरबों रुपए मुनाफा भी कमा रहा है, जबकि एक नए जहाज की कीमत $34 लाख है। तो फिर पुराने जहाज खरीदने पर क्यों इसरार किया जा रहा है? पेपर बोर्ड मेंबरान ने भी पुराने जहाज़ों की कीमत, मवाजना, लाइफ और म्यार पर बहुत से सवालात उठाए, मगर बिलाखिर बोर्ड ने PNSC को पुराने जहाज़ों की खरीदारी के लिए पेपरा रूल से खुली छूट दे दी है। यही नहीं बल्कि PNSC को अपने पसंद के रूल्स तैयार करवाकर वजारत बहरी अमूर के जरिए जमा करवाने की भी हदायत की है, ताकि मुस्तकबिल में भी कोई उनसे सवाल न कर सके। PM इंस्पेक्शन कमीशन कौमी खजाने के तहफ़्फ़ुज़ और खिलाफ कानून इक़दाम पर अब क्या कार्रवाई करेगा, ज़रा सोचिए। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।